कल आपने जो सवाल किए थे, जीवन को कैसे जिया जाए, जिसे हम बुद्ध के धर्म को ऐसे भी आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, जीवन जीने की कला। इस जीवन जीने की कला में जो 8 कलाएं हैं, जिसे धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, और जो मैंने पहले ही दिन समझाया था, सील, समाधि और प्रज्ञा। इन सील, समाधि, प्रज्ञा के अंदर में ही ये 8 कलाएं आती हैं। जिस 8 कलाओं को हम अपने जीवन में शामिल करके अपने जीवन को आनंदमय और दुखों से मुक्त और शांतिमय जीवन के लिए इसे अपनाने की प्रकृति ने जो निर्देश दिए हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्वयं से हम लोगों ने बनाया है या फिर किसी खास धर्म के द्वारा इसे थोपा गया है। ऐसा नहीं है, ये प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। तो वो 8 कलाएं, जो 8 नियम है, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, उस अष्टांगिक मार्ग का जो पहला ही है, जो सील के अंदर में 3 चीजें आती हैं। सील के अंदर 3 चीजें आती हैं। उनमें से जो पहला ही है, जो सम्यक कर्म, सम्यक वाणी और सम्यक आजीविका। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, इसमें से अगर हमने सम्यक को हटा दिया जाए तो कर्म भी हम करते ही है। कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति करता है ना, ऐसा कोई व्यक्ति जो कर्म नहीं करता है? दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव जो कर्म नहीं करता हो? तो ये सम्यक वर्ड, वही तो आगे बताने जा रहे हैं ना। सम्यक कर्म, तो कर्म तो हर लोग करते ही है, लेकिन सम्यक कर्म नहीं करते हैं। ऐसा कर्म जो आपको आपकी चेतना के विकास में, आपकी मानव चेतना और मानव समाज के कल्याण हेतु होते हैं, ऐसे कर्म करने चाहिए, जिसे हम कुशल कर्म कहते हैं, अच्छे कर्म कहते हैं। कर्म तो चोर भी कर रहा है, चोरी करना भी तो कर्म ही में आता है। हत्या करना कर्म ही होता है, भ्रष्टाचार करना कर्म ही होता है, जितने भी गलत काम है वो काम ही है, कार्य ही है। लेकिन ऐसे कर्म जो सम्यक है, वैसे कर्मों को हमें चुनना चाहिए, वैसे कर्म करना चाहिए जो आपके चेतना के विकास में सहायक हो, चाहे वो कोई भी आप अपने जीवन में देख सकते हैं। अब इसके लिए उदाहरण तो अनेकों लाखों उदाहरण हो जाएंगे फिर सम्यक कर्म के, कि कैसे कर्म करने चाहिए। इसीलिए आम और सरल भाषा में बस इतना समझाया जाता है कि वो कर्म जो मानव चेतना और मानव सभ्यता और कल्याण हेतु सहायक है। आपको उसको, कार्य को देखते हुए ये देखना है कि क्या आपकी चेतना का विकास हो रहा है, क्योंकि बुद्ध ने हर चीज बताया है कि हर चीज प्रगतिशील है और परिवर्तनशील है। प्रगतिशील अपने आप में परिवर्तनशील होता है, लेकिन वो परिवर्तन भी सम्यक होना चाहिए। अब एक व्यक्ति चोर से विद्वान बन गया तो परिवर्तन हुआ, लेकिन एक व्यक्ति अच्छा इंसान है और वहां से चोर बन गया तो भी परिवर्तन हुआ। लेकिन क्या क्या है, वो प्रगतिशील है? वो परिवर्तन प्रगतिशील है क्या? एक अच्छे इंसान का चोर बन जाना, भ्रष्ट बन जाना, वो प्रगतिशील है? परिवर्तनशील तो है लेकिन प्रगतिशील नहीं है। उसने अच्छे से बुरा बन गया, बुरा से अच्छा बनना वो प्रगतिशील है, परिवर्तन भी है और प्रगतिशील है। तो इसीलिए हर वो कर्म जो भी हम करते हैं, उसमें ये हमें सोचना चाहिए कि क्या ये प्रगति की तरफ हमें ले जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति क्या सोचता है कि कभी थोड़ी देर के लिए ही सही ग्रुप में रहता है तो उसे अपने दोस्त द्वारा ही सिगरेट ऑफर किया जाता है या शराब ऑफर किया जाता है और उसे कहा जाता है कि ये सिर्फ एक टाइम के लिए है, आज भर कर ले, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आपको ये समझ में रहना चाहिए, जितना कि मैंने 2-3 दिनों में समझाया है, कि मन एक बार जिन चीजों को कर लेता है तो इंद्रियां बार बार उन विषयों को करने के लिए करती है, क्योंकि बुराई की जो देवी है उसने अच्छाई के वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो शुरुआत में वो चीजें अच्छी लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे वो दलदल में धंसाती हुई ले जाती है।
तो सम्यक कर्म वही होता है जो हमारे मानव चेतना के विकास के लिए हो, जो सम्यक हो। सम्यक मतलब अच्छे होते हैं। जो सम्यक का मतलब हम दूसरा अर्थ ये भी है, समय के साथ एक रूपता होना। और समय वो नहीं है जो घड़ियों में आप देख रहे हैं। समय को चेतना कहते हैं। अगर अगर डीप फिलॉसफी में अगर आप जाएंगे, ध्यान की गहराइयों में जब जाएंगे, तो समय और चेतना एक ही रूप है। जिस समय की इंसान बात करता है उस समय की मैं बात नहीं कर रहा। वो समय जो वर्तमान में ही है, वो बीतता नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि समय खत्म हो गया, समय खत्म नहीं हुआ। इंसान खत्म होता है और वो समय को बोलता है कि समय खत्म हो रहा है। समय ना तो पास्ट में है और ना फ्यूचर में, वो हमेशा प्रेजेंट में बना हुआ रहता है हर क्षण। वो खत्म होता ही नहीं है। हम खत्म होते हैं, समय खत्म कभी भी नहीं होता है। तो ये सम्यक कर्म जो हमें कुशल कर्मों को करने के लिए उपदेश दिए जाते हैं। अपने जीवन में हमें देखना चाहिए कि किससे हमारा प्रगति हो रहा है, कौन से कर्म से प्रगति हो रही है। यह हर फील्ड के लिए अलग अलग है, इसीलिए सारे फील्ड के लोगों को समझाया नहीं जा सकता एक साथ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप किस फील्ड में हो, तो फिर मैं उसमें बात करूंगा कि हाँ उसमें कौन से कुशल है और कौन से अकुशल है। हर फील्ड अलग अलग है। कोई टीचर यहाँ बैठा है, कोई इंजीनियर बैठा हुआ है, कोई अकाउंटेंट बैठा हुआ है, कोई पुलिस विभाग में है। तो उसमें कुशल और अकुशल क्या है, वो वहां से डिवाइडेशन होगा। लेकिन यहाँ से मैं एक साथ सबका नहीं बता सकता हूँ। वो एक एक करके बताया जाता है कि आप मुझे बताएंगे कि आप कौन कौन से कर्म करते हो, तो मैं उसमें से बता दूंगा कि ये अकुशल है और ये कुशल है, कौन से अच्छे हैं और कौन से गलत है, कौन आपको दलदल में ले जाएगा और कौन नहीं ले जाएगा, वो मैं बता सकता हूँ। तो इसको लेकर के अलग से बैठेंगे आपके साथ में, या जो भी बैठना चाहेंगे, दिन भर तो मैं यहीं रहता हूँ, तो वो बताया जा सकता है। दूसरी चीज आती है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी बोलते तो सभी कोई है, ऐसा कोई है जो नहीं बोलता है? बोलता सभी कोई है, लेकिन सम्यक चीजें बोलनी चाहिए। जैसे कि कबीर बोलते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए आप। तो ये सारी चीजें जो उनके दोहे के द्वारा भी है, वही प्रचार किया गया जो बुद्ध ने बोल रखा है सम्यक वाणी में। मतलब कभी भी हमें ऐसी बात बोलनी चाहिए जिससे कि विवादास्पद ना हो, और ऐसा तभी होगा जो उसमें बोला जा रहा है मन का आपा खोए। मीन्स अहंकार को साइड रख करके अपनी बातों को बोलना। जब भी कोई चीजें बोले तो अहंकार को साइड में रख करके बोले, अहंकार बस ना बोले। जैसे कभी भी क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति आपको कुछ बोला, और या तो फिर आपको बोलने के लिए दिया गया कि बोलने के लिए, तो देखिएगा हर कोई ताना ही मारने की कोशिश करता है। जैसे अभी अभी मैं पलामू में था, तो कमिटी, नई नई कमिटी अभी वहां बनी हुई थी। तो अब नई कमेटी और जो वहाँ के बुजुर्ग लोग थे, वे लोग पुरानी परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा से बंधे हुए, अंधविश्वास से बंधे हुए थे। तो जो नए लड़के थे उन्होंने मुझे बुलाया था, तो वे लोग नई दिशा की तरफ कार्य कर रहे थे। तो अगर थोड़ी देर अगर वो नए लड़के नहीं रहते थे और उन्हें बोलने के लिए माइक मिल जाए, तो वो नए लड़कों की बुराई करते। मीन्स अहंकार पे चोट पड़ता है कि वो लोग मुझसे पूछ करके क्यों नहीं कर रहे हैं काम। आज के नौजवान लड़के मुझसे पूछ करके, मतलब हम लोग बड़े बुजुर्ग हैं, हमसे पूछ करके क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनको बोलने दिया जा रहा है कि आप रविदास जी के ऊपर में बोलिए, लेकिन वो बोल किस पे रहे हैं? उन लड़कों की बुराई कर रहे हैं। मीन्स वाणी भी जब भी बोलने मिल रहा है तो उसमें अहंकार, और अहंकार के कारण वो गलत वाक्य बोलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसी बातें बोलनी चाहिए जिससे कि आपकी बातें सुनने के बाद लोगों का चित्त और मन शांत हो, ना कि अग्नि की भांति भड़क जाए। किसी को भी कुछ बोलने दिया जाए और वैसी बातें बोलेंगे जिससे कि आप भड़क जाओ या सामने वाला भड़क जाए। तो हर समय हर स्थिति में ऐसा बना कर रखे कि कौन सी बातें हम यहाँ पे बोले। और आप देखेंगे कि दुनिया की 99% झगड़े जो है वो बोलने की वजह से होते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको सम्यक वाणी नहीं आता है कि बोलना क्या है।
आज के नेताओं को देखिएगा तो जैसे ही मुँह खोलेंगे तो दूसरे पार्टियों का विरोध करते दिखेंगे। आज के धर्म गुरुओं को देखिएगा तो वो दूसरे धर्म का विरोध करते दिखेंगे। आज दूसरे संगठन किसी संगठन को देखिएगा तो वो दूसरे संगठन का विरोध करते दिखेंगे। मोहल्ले को लोगों को देखिएगा तो वो दूसरे बगल वाली का विरोध बुराई करते पता चल जाएगा कि फलानिया कहाँ इस जा रही थी, कौन कॉलेज में जा रही थी, कौन कौन कोचिंग में जा रही थी, वो सारा बताने लग जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें होना शुरू हो जाता है। तो सोच समझ करके अपनी वाणी का उपयोग करना चाहिए और ये देख करके कि क्या वो वाणी जो हम दूसरे के लिए प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो हम अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं क्या? जैसे कि देखिएगा अधिकतर अगर गाँव की हालात में देखें या कोई भी जगह पे, तो दूसरों को लेकर के डायरेक्ट बोल देते हैं कि उसकी बहू यहाँ जा रही है, उसकी बेटी वहाँ जा रही है, वो पढ़ती नहीं है, वो जॉब करने नहीं जाती है, वो वहाँ जा रही है, वो वहाँ जा रही है। लेकिन उसके घर की जब बहन-बेटी या बहू जा रही होती है तो क्या वो शब्द का उपयोग करती है जो दूसरे के बहू-बेटी के लिए उपयोग करते हैं? नहीं करते हैं। तो इंसान को सोचना चाहिए कि जो हम दूसरे के लिए प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो शब्द हम अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं? अगर हम अपने लिए नहीं कर सकते तो दूसरे के लिए भी नहीं करना चाहिए। इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए बोलने से पहले कि जो शब्द, जो बातें हम अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए नहीं बोल सकते, वो दूसरों के लिए भी ना बोले। सम्यक वाणी में ये चीज़ें आती हैं। तीसरी चीज़ें आती है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका, आजीविका तो हर कोई करता है। कमाने खाने के लिए कुछ ना कुछ करता ही है इंसान, चाहे वो जॉब कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो या व्यापार कर रहा हो। लेकिन कैसे आजीविका करनी चाहिए ये भी सोच समझ के करनी चाहिए। अब जैसे कि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, नेशनल प्लेयर रहा, तो अपने मोहल्ले के लड़कों को सुबह-सुबह 4 बजे भोर में उठा करके ले जाता दौड़ाने के लिए ताकि फिज़िकल फ़िटनेस बनी रहे, ताकि उन्हें स्पोर्ट्स में ले जाया जा सके। च तो कुछ दिन ले जाना शुरू किया ही था कि उनके माँ-बाप ने टोकना शुरू कर दिया कि मेरे बेटे को क्यों ले जा रहे हो? मुझे अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है और तुम्हें स्पोर्ट्स में ले जा रहे हो। मुझे ना बोलकर मेरी मम्मी को जाकर के कंप्लेन कर दी। तो मेरी मम्मी ने भी बोला कि आप उन लोगों को मत लेकर के जाओ, तो मैं नहीं लेकर के गया। धीरे-धीरे जब उसका बच्चा बड़ा हुआ तो वो खैनी दुकान चलाता था। तो धीरे-धीरे उसने क्या किया कि अपने बेटे को जब फ्री रहता था कि कहीं काम में बिज़ी हो गया और बेटा फ्री रहता, तो अपने बेटे को बोलता कि बेटा थोड़ा बैठ कर के देखो ना दुकान, हम आते हैं काम करके। तब तक वो खैनी दुकान में बैठ कर के खैनी बेचता। धीरे-धीरे उसने देखा कि मेरा बेटा खैनी काटना सीख गया है, तो घर में ही उसने गोदाम बना के रखा था मोहल्ले में ही। तो गोदाम में उसको बैठा दिया खैनी काटने के लिए। अब खैनी के गोदाम में तो उसे नशा तो लगेगा ही, खैनी उतने ज़्यादा रहेंगे तो। तो उसने देखा बार-बार मुझे नशा आ रहा है, तो किसी ने उसको बता दिया कि खैनी थोड़ा-सा खा लोगे, खाना सीख जाओगे तो तुम्हें झाँस आना खैनी का बंद हो जाएगा। तो उसने एक दिन खैनी खाया, तो एक दिन मैंने उसे देखा तो मैंने टोका कि तुम खैनी खाना कैसे सीख गए? 14 साल का लड़का। तो उसने कहा कि क्या करें, बार-बार झाँस आ रहा था तो किसी ने बोला कि खा लेने से झाँस नहीं लगेगा। मैं खा लिया, तो अब मुझे झाँस नहीं लगता, आराम से बैठ कर के काट लेता हूँ। धीरे-धीरे हुआ क्या कि वो, मैं कुछ साल के बाद जो 2 साल में रह गया सामाजिक कामों में आगरा में, वहाँ से जब मैं वापस गया, तो ग्राउंड में खेलने के लिए जब गया तो देखा वो अब गाँजा पी रहा था। तो मैंने बोला ये सिगरेट समझ में आया था तुम खैनी खा रहे थे, ये गाँजा तक कैसे पहुँच गए? तो उसने बोला अब खैनी खाने पे नशा नहीं चढ़ता है, इसीलिए उससे थोड़ा पावरफुल चीज़ लेते हैं, अब गाँजा पीते हैं। आज वो उसके पास ऐसा कोई नशा नहीं है जो वो नहीं करता है। खैनी खाना, सिगरेट पीना, गाँजा पीना, दारू पीना, अफ़ीम लेना, हेरोइन लेना, वो सारी चीज़ें वो नशा करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पिताजी ने कैसी आजीविका किया था? खैनी दुकान खोला था। तो सोच समझ कर के ऐसी आजीविका करना चाहिए कि कल हो कर के जो हम आजीविका कर रहे हैं उसमें हमारा ही वंश फँसने वाला है। कितने घरों को आप बर्बाद करोगे, आपका बर्बाद नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी-अभी पलामू में भी मैंने वही हाल देखा, जिस घर में मैं ठहरा हुआ था, पुलिस ऑफ़िसर था। वो चाहता वो अपने 3-4 बच्चों को अच्छे संस्कार दे कर के उसको भी पुलिस में, आर्मी में कहीं न कहीं अपने से बड़े अफ़सर में बना सकता था। लेकिन उसने अपने छोटे बेटे को दारू का ठेका खोल के दे दिया, सरकारी ठेका। अब उसका बेटा डेली दारू पीकर ही घर में आता है।
आजीविका सोच समझ के करनी चाहिए, नहीं तो उसके कर्म के फल भोगने पड़ते हैं। जैसे लास्ट टाइम सर आए थे ना आपके यहाँ पे, तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो एक आदमी मुझे वहां से बुलाया बसवारी में, तो मैं गया भी था उस दिन। तो मैंने बोला बताइए, तो बोल रहे देखिए ना मेरा पूरा कमर से नीचे बॉडी ही काम नहीं करता है। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो एक दिन ताड़ के ऊपर चढ़े हुए थे, तो ऊपर से ही अचानक से पता नहीं क्या हुआ, आंखें बंद हो गई, और जब आंखें खुली तो मैं नीचे गिरा हुआ था। तो मैंने बोला कर क्या रहे थे और करते क्या थे? तो बस वही ताड़ी पिलाने का काम। तो मैंने बोला कई घरों को बर्बाद करेंगे आप, जो आप काम कर रहे थे, जो आजीविका से जो आप कार्य कर रहे थे, कई घरों को आपने बर्बाद किया। वो दारू पीकर, वो नशीली चीजें पी करके वो घर में जाके गाली ही देता होगा, किसी की बहन बेटियों को गंदे नजर से देखता ही होगा। तो पिलाने वाला भी और पीने वाला भी दोनों दोषी होते हैं। तो उसके जरिए आपको भी उसके कर्मों के फल मिले, और आपकी हालत आज ये हुई है कि आप ना चल पा रहे हो और ना ठीक से जीवन जी पा रहे हो। तो ये कर्मों के फल है, क्योंकि आजीविका भी सोच समझ के करनी चाहिए कि आप कैसी आजीविका कर रहे हो। अगर आपने वैसी आजीविका चुनी, तो कल जाकर के आप नहीं तो आपके परिवार वाले उन्हीं चीजों में फंसेंगे। चौथा उदाहरण हमारे तरफ संगठन, जो कि बहुत बड़ा संगठन है, नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तौर पे जाएगा यूट्यूब पे। तो वो व्यक्ति समाज को तो जाके सिखा रहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो जो पिएगा वो दहाड़ेगा, 20 साल से सिखा रहा था। लेकिन लॉकडाउन के समय वो खुद कभी भी आजीविका पे फोकस नहीं किया, अपने पिताजी की कमाई बैठ के खा रहा था। अचानक से लॉकडाउन के समय में दिक्कतें आई, और वो व्यक्ति, पैसे की किल्लत थी, तो वो बाकी सारे लोग उस समय कोयला, क्योंकि हमारे तरफ कोयला का व्यापार है, तो कोयला चुन करके लोग अपनी आजीविका चला रहे थे। लेकिन उसने अपने घर में शराब के ठेके खोल लिए, अब शराब पिलाना शुरू किया। तो उसकी बीवी खूबसूरत, उसकी बेटी खूबसूरत, तो लोग क्या, जो शराब पीने आते थे उसी की बीवी और बेटी पे ही गंदी नजर रखनी शुरू कर दी। क्यों उसकी बीवी और बेटी पे गंदे नजर रखे? क्योंकि वो आजीविका ही वैसे खोल रखा था। तो सोच समझ करके आजीविका करना चाहिए, नहीं तो आप धीरे धीरे वही हो जाते हो जो आप आजीविका कर रहे हैं। एक भ्रष्टाचारी को कभी भी भ्रष्ट चीजें गलत नहीं लगती है, रिश्वत लेना गलत नहीं लगता है। क्यों? वो क्या कहता है, सब ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं। तो सोच समझ के आजीविका खोलनी चाहिए। अगर आपने गुटखा का दुकान खोला, तो आज नहीं तो कल आपको भी आदत लगेगी गुटखा खाने की, और आपने अपने बच्चे को बैठाया या अपनी घर परिवार में किसी को भी बैठाया तो उसको भी लगेगी आदत। तो इसीलिए वैसी आजीविका चुननी चाहिए जो कि नशा से मुक्त हो। बुद्ध ने साफ साफ बताया है कि वैसी चीजें आजीविका में ना शामिल करे जो कि नशा की जुड़ी हुई हो, नशा से जुड़ी हुई हो। वैसी आजीविका आप शामिल ना करें जिसमें ज्यादा सूदखोरी चलती हो। मतलब आपने किसी को पैसा दिया तो इसका मतलब नहीं है कि उसका खून चूस लो। ठीक है, जो अगर आपने किसी को 1 लाख दिया है, तो अगर आपने बिजनेस में लगाते, तो नॉमिनल तौर पे जो प्रॉफिट, जो मार्जिन होता है वो 20% माना जाता है। ऐसे होते तो बहुत है। तो आपको क्या करना चाहिए कि उससे उतना ही सूद लेना चाहिए प्रॉफिट के तौर पे जो कि जायज है। आज के लोग क्या करते हैं, उसको चक्रवृद्धि ब्याज फंसा फंसा करके उसकी पूरी पीढ़ी को गुलाम बना लेते हैं। तो वैसा काम भी नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने बताया कि वैसा आजीविका भी नहीं करना चाहिए जो जीव हिंसा के ऊपर में आधारित हो। क्योंकि खाने वाला कहता है कि काटने वाला जिम्मेदार है, काटने वाला कहता है जिसने खरीद रहा है तो हम उसके लिए काट रहे हैं, पालने वाला कहता है कि हम थोड़ी मारते हैं, वो तो बूचड़ खाना में जाकर के मराता है। लेकिन तुम्हें पता तो है ना कि वो कटने के लिए ही पाला जा रहा है। तो जो पालने वाला है, जो काटने वाला है, जो खरीदने वाला, बेचने वाला है, और जो खाने वाला है, वो सारे इसके लपेटे में आते हैं, कोई भी नहीं बचता है। कोई ये कह दे कि कुछ लोग मुझे कह रहे थे जो बुद्ध को मानते हैं, तो मुझे कॉल करके कह रहे थे अयोध्या से कि बंते जी, हम लोग तो धम्म में तो बोला गया है ना मृत जानवर को खा सकते हैं, तो हम लोग तो मरे हुए जानवर को खरीद करके लाते हैं दुकान से। हम बोले वो मारता भी किस लिए है? आप ही के लिए, क्योंकि आप खरीद के लाने वाले हो। नहीं तो वो पागल है क्या कि काट करके रखेगा वहां दुकान में? तो बेवकूफ किसको बनाते हैं कि कटे हुए मांस को हम लेकर के आते हैं, मरे हुए मांस को लेकर आते हैं? मांस तो मरा ही हुआ होता है,
जिंदा तो वो मुर्गी होता है या बकरा होता है, कट जाने के बाद वो मांस का ही टुकड़ा बचता है। तो आजीविका भी सोच समझ करके हमें लेनी चाहिए कि कौन सी आजीविका हम कर रहे हैं, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो नशीली चीजों से का हम आजीविका से दूर रहे। पैसा बहुत है, लेकिन आपकी पीढ़ियां बर्बाद करेंगे ही करेंगी। ऐसा नहीं है कि पीढ़ियां नहीं बर्बाद करेंगी। तो बहुत सारी चीजें उससे हानियां होती हैं, और जो बात बुद्ध ने भी कहा और मैं बुद्ध के बात से एग्री भी हूँ, इसीलिए ये बातें मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। तो ये 3 चीजें आती है सील के अंदर में, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक वाणी। ठीक है। तो और बाकी 3 चीजें जो हमारे समाधि में है, सील, समाधि और प्रज्ञा में, तो 3 जो जीवन जीने की कलाएं जो है, आर्ट ऑफ लिविंग है, वो आती है समाधि के अंदर में। और समाधि के अंदर में आती है सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक ध्यान। तो इसमें जो हमारा पहला ही है सम्यक व्यायाम, जो वर्कआउट जो हम कहते हैं, तो आजकल देखिएगा क्या कि बहुत जल्दी में, चूंकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूं, कई बार आप लोग को बताया भी, स्पोर्ट्स में रहा मैं, तो साथ में मेरा अपना जिम भी था बिजनेस के तौर पे। तो लड़के लोग बहुत सारे आते थे, लड़के और लड़कियां आती थी, और आकर के सीधे, चूंकि हम 4 टाइम नेशनल चैंपियन रहे, तो इस कारण से रहे कि 2 दिन में हमने ताकत नहीं बढ़ा लिया था। मैं जब छोटा था, 4th क्लास में था, तब से मैं बॉडी को ट्रेनिंग दे रहा था, और तब जाकर के मैंने लगभग 16-17 साल की उम्र में जाते जाते नेशनल चैंपियन हुआ। अब लड़के आए और लड़कियां आए, उन्हें कहना है कि आप मेडल जीते हो, हमें भी मेडल जीतना है, 3 महीने में बॉडी बनानी है। अब 3 महीने में बॉडी बनानी है, तो 3 महीने में अगर उन्हें हम मेहनत कराए, तो मेहनत जैसा कराए वैसे हो न उनसे, और 3 महीने में उन्हें बॉडी भी बनानी है, तो वो क्या करे, बॉडी बने ना। तो कोई तो जिम छोड़ के चला जाए, और कोई कहे कि आप ट्रेनिंग अच्छा नहीं देते हो। दूसरा जिम वाला क्या देता था, तो वो सप्लीमेंट देता था जिसमें ड्रग्स मिले रहते हैं, जिसमें ड्रग्स मिले रहते हैं। वो ड्रग्स क्या करता है, भूख को बढ़ाता है। आप लोग देखेंगे कि जो आप लोग कभी तबीयत खराब होती होगी और बॉडी में कमजोरी होती है, तो डॉक्टर आप लोग को क्या करता है कि जब लगातार 10 दिनों तक आप लोग को बुखार रहता है और शरीर कमजोर हो जाता है, तो नॉर्मल मल्टीविटामिन से बॉडी काम नहीं करता, तो डेकाड्यूराबोलिन इंजेक्शन देता है। वो इंजेक्शन क्या करते हैं, लड़के और लड़कियां शादी कारण कि शादी जल्दी हो जाए, तो वेट कम रहता है, तो गार्जियन लोग जाकर के डॉक्टर से मिलते हैं, और डॉक्टर उसे क्या करता है कि हर 3 दिन पे वो डेकाड्यूराबोलिन का इंजेक्शन लगाता है। तो कम से कम 8 से 12 साइकिल जब उसका लग जाता है, तो लड़की की वेट बढ़ जाती है। तो वही इंजेक्शन का उपयोग लड़के भी करने लग जाते हैं, और बॉडी को जल्दी बनाने में। तो वो क्या सम्यक व्यायाम में आएगा? अच्छा एक्सरसाइज होगा क्या? वो उसमें काउंट नहीं होता। जो व्यायाम जो आपके शरीर को खराब कर रहा हो, उस तरीके से एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग तुरंत भर में बॉडी बनाने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करते हैं। जैसे साइंस कहता है फिजिकल कि 45 मिनट्स का हमें वर्कआउट करना चाहिए, वो भी इंटरवल कर करके, 1-1 मिनट 30 सेकंड का, 45 सेकंड का रेस्ट के साथ में। तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हैवी वर्कआउट करना, 90-90 मिनट 2-2 घंटे तक लगातार करना, जिसके वजह से आप देखेंगे अभी लगातार कई बॉडी बिल्डर्स, और अभी अभी 1 महीना पहले एक योगा इंस्ट्रक्टर, वो भी हार्ट अटैक से मरा है। एक योगा करने वाला व्यक्ति डेली जो योगा कर रहा है, लेकिन वो ओवर कर रहा था, क्योंकि हर चीज की अपनी एक क्षमता होती है पंपिंग करने की, लेकिन उसने ओवर ज्यादा किया, उसके वजह से हुआ। कुछ बॉडी बिल्डर्स जो एक्सेस वर्कआउट किए, उसके वजह से उनका हुआ। तो ज्यादा वर्कआउट करने की वजह से वो उनकी डेथ 30 से 40 के बीच में हो जा रही है। तो सम्यक व्यायाम करना उतना ही जो शरीर के लिए फायदेमंद हो, उससे ज्यादा नहीं। फिर आता है हमारे अंदर सम्यक व्यायाम तो हमने किया, और सम्यक ध्यान करना। और कल ही मैंने बताया था कि अगर आपने सम्यक ध्यान नहीं किया, तो आप असम्यक ध्यान में क्या हो जाएगा, इल्यूजन पैदा होता है।
असम्यक ध्यान जैसे कि बहुत सारी हिंदू परंपराओं में भी आप देखेंगे कि मंत्र जाप का चलता है। उस मंत्र जाप इसलिए कराया जाता है ताकि आप मंत्र जाप से ध्यान को एकाग्र कर सको। लेकिन जैसे ही ध्यान को एकाग्र करने के लिए आप मंत्र का उपयोग करते हैं, तो एक ऐसी अवस्था है जो चौथे चक्र का है, जो कभी मैं फ्री टाइम में जब आप लोग बैठेंगे तब मैं बताऊंगा उसके ऊपर में। वो हृदय तल पे जब आते हैं लोग, तो अनहद नाद सुनाई देता है। वो अनहद नाद क्या होता है? ब्रह्मांड की आवाज। ऐसे आप लोग उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे होंगे, ऐसे आवाज आप लोग को नहीं सुनाई देगी जब तक उस अवस्था में नहीं जाएंगे। पंखा चलती है तो उसका आवाज होता है, गाड़ी चलता है उसका आवाज होता है। जब हर चीज चलती है उसका आवाज होता है, तो ब्रह्मांड भी तो चल रहा है हर समय, उसका भी अपना एक आवाज है। जो आप ध्यान की गहराई में जाएंगे तो वो बहुत सुनाई देना शुरू करेगा, बड़ा तेज सुनाई देता है, लेकिन उस अवस्था में जाने के बाद सुनाई देता है। उसी ध्वनि को ओम कहते हैं। तो आप देखेंगे चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सारे धर्मों में ओम का जिक्र ही है, ओम ध्वनि का। तो वो ध्वनि सुनाई देनी शुरू होती है। ओम एक्चुअल में नहीं होता है कि ओम बोल रहा है, लेकिन वो उस तरीके से डिकोड किया गया है कि वो ओम की तरह होता है। तो मंत्र जाप करने से क्या होता है कि एक भ्रम, इल्यूजन पैदा हो जाता है। आप लगातार मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो ध्वनि क्या होती है कि रिपीट करनी शुरू कर देती है। मतलब आप इधर से आवाज निकाल रहे हो तो अंदर से भी वो आवाज रिटर्न आने लग जाती है, और इंसान को भ्रम हो जाता है कि हमने उस अवस्था को पा लिया। और जब कोई व्यक्ति भ्रम हो जाएगा कि हमने उस अवस्था को पा लिया है, तो वो उससे ऊपर नहीं उठ सकता है, उसकी वृद्धि ही नहीं होगी। तो इसीलिए बुद्ध ने मंत्र जाप को भी करने के लिए मना किया। कई लोग देखिएगा कि वो स्मृति ध्यान करते हैं, कि आंख बंद किए और अपने गुरु का चेहरा को सामने लाने की कोशिश करना। जैसे ये तस्वीर है, तो इस तस्वीर को आपने देख करके और आंख के सामने, बंद आंखों में सामने लाने की कोशिश करना, कल्पना के माध्यम से। कई लोग देखते हैं कि यहाँ पे बिंदु है, कहीं आंख बंद कर करके यहाँ से बिंदु है और उस डॉट पे ध्यान लेना। तो इस तरीके से इल्यूजन पैदा होने के खतरे ज्यादा होते हैं। और फिर चौथा, कि कई लोग हिंदू धर्म में देखेंगे जो अघोरी होते हैं, वो नशे का उपयोग करते हैं, भांग खाते हैं या गांजा पीने के बाद ध्यान में बैठते हैं। और कल मैंने उस पर बताया था कि जैसे ही आप नशा करके ध्यान में बैठेंगे तो चेतन मन तुरंत कॉन्शियस माइंड गिर जाता है और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। और सब कॉन्शियस माइंड की जो खासियत है कि वो वर्ड को इमेज में कन्वर्ट कर देता है। सब कॉन्शियस माइंड को रियल और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं पता चलता है कि वो काल्पनिक है या वास्तविक है, उसे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हिप्नोटाइज करके, अगर हमने आपको हिप्नोटाइज किया और अगर आपको मैंने बोल दिया कि अभी बहुत गर्म है, तो बॉडी पसीना छोड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको गाइड है, उसको तो पता चल रहा है कि नहीं गर्मी है, तो वो पसीना छोड़ना शुरू कर देगा। वो वैसा ही काम ही करता है। इसीलिए आप देखेंगे, अगर अमेरिका की यूनिवर्सिटी के ऊपर आप वहां पे देखेंगे, हिप्नोटाइज को उसने इलीगल घोषित कर दिया है। क्योंकि एक लड़के को किया क्या गया था, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हमारे बॉडी को वर्क करवाता है। जैसे चेतन मन जो क्या करता है, अभी आप लोग मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, या फिर अपना हाथ हिलाएंगे, चलेंगे, खाना पिएंगे, जो भी करेंगे वो कॉन्शियस माइंड से हो रहा है। लेकिन जब आप सो जाते हो तो भी बॉडी का कोई हिस्सा कार्य कर रहा होता है, ब्रेन अपना काम कर रहा होता है, श्वास लेने का काम, हार्ट का काम, लंग्स का काम, लीवर, किडनी, ये सारे कार्य कर रहे होते हैं। तो ये कार्य कौन संभालता है? ये सारे कार्य संभालता है कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड। ये सारे काम कौन किसके हैं? सब कॉन्शियस माइंड के हैं और चेतन मन के हैं। और यही कारण है कि 2500 साल पहले भी बुद्ध ये कह रहे हैं कि रात्रि का खाना नहीं खाना है, तो उसके पीछे कारण है। रात्रि का खाना न खाने के पीछे का कारण यही है कि सबकॉन्शियस माइंड रात में फुल्ली एक्टिवेटेड रहता है। वह एक्टिवेटेड तो अभी भी है, लेकिन रात में उसका कोई और काम होता है। एक काम और उसका बढ़ जाता है। वो काम कौन सा होता है? बॉडी को रिपेयर करने का। रात में बॉडी को रिपेयर करने का। तभी तो हम लोग सोते हैं। सोते क्यों हैं? बॉडी को रिपेयर करने के लिए, कि हम दिन भर कोई काम किए हैं, थक गए हैं, तो फिर से रिवर्स होकर के वो सुबह सुबह हम ताजगी भरी आ जाए। अब जैसे आपने इस गाड़ी को ले जा करके रख दिया उसको रिपेयरिंग कराने के लिए, कि आप इसको पूरा का पूरा फ्रेश कर दो, और वो गाड़ी को चला रहा है, ये गाड़ी कभी फ्रेश होगा?
सर्विसिंग होगी इसकी? सर्विसिंग होने के लिए इसको रोकना पड़ेगा ना, स्टॉप रखना होगा एक जगह पे। ये गाड़ी इंजन चलाने में नहीं होगा, उसे सर्विसिंग करने के लिए गाड़ी को खड़ा करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं रात में, गाड़ी का तो बड़ा ध्यान रखते हैं लेकिन इस शरीर का ध्यान नहीं रखते। रात में ये बॉडी, सबकॉन्शियस माइंड एक काम और करता है और इस बॉडी का सर्विसिंग करने का काम करता है। जैसे ही आप सोते हो, वो क्या करता है, बॉडी की सारी ऊर्जा को लगा देता है बॉडी को सर्विसिंग करने के लिए। और आपने उसी समय क्या किया, भोजन डाल दिया है, अब पेट में खाना डाल दिया आपने। अब उसका काम कितना हो गया, डबल। अब या तो उसको खाना पचाना होगा और नहीं तो बॉडी को सर्विसिंग करना होगा। अगर आपने रात में खाना खाया तो बॉडी उस सर्विसिंग करेगा या खाना पचाएगा, क्या करेगा? अब देखिए, खाना पचाने के लिए बॉडी को गर्म होना पड़ता है और सुलाने के लिए, सर्विसिंग करने के लिए ठंडा होना पड़ता है। ठंडा गर्म एक साथ हो सकता है क्या? आप देखिएगा, बॉडी जब तक ठंडी नहीं होगी तब तक आपको नींद नहीं आता होगा। बॉडी ठंडी होती है तो नींद आता है, और खाना खाने के बाद बॉडी अंदर से गर्म होता है, क्योंकि अम्ल छोड़ता है ना खाना को पचाने के लिए, एसिड छोड़ता है। तो बॉडी अपनी एनर्जी को दो भागों में डिवाइड कर देता है, या तो खाना भी पचाएगा और सुलाने का भी काम करेगा, सर्विसिंग का भी। इसीलिए जब आप सुबह उठते हो तो ना नींद पूरी हुई रहती है और ना खाना पूरा पचा रहता है। इससे क्या हो रहा है कि आप देखेंगे, अभी नेचुरोपैथी में ही देखने जाए या होम्योपैथी का, ये सारे भी डॉक्टर अभी कह रहे हैं कि रात्रि के खाने की वजह से क्या हो रहा है कि गैस के प्रॉब्लम, यूरिक एसिड के प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम, ये बीपी, शुगर, ये सारी चीजें रात्रि के खाने की वजह से हो रही है। समझे सर जी? ये सारी चीजें उसी की वजह से हो रही है। तो ना हम सर्विसिंग कर रहे हैं, सर्विसिंग में फुल टाइम दे रहे हैं, और ना ही खाना को पचाने में हम पूरी तरीके से समय दे रहे हैं। इसीलिए जब हम रात को सोने जाएं, उससे कम से कम 4 घंटा पहले खाना खा लेना होता है, कि कम से कम जब हम सोने के लिए गए तो बॉडी खाना पचा लिया रहे और सोते समय हमें डिस्टर्बेंस ना हो उन चीज़ों से। तो इन चीज़ों का हमें खासा ध्यान देना पड़ता है। तो सबकॉन्शियस माइंड उसका कार्य करता है। तो इसीलिए जब नशा का उपयोग करते हैं तो मैंने बताया कि वर्ड को वो क्या करता है, इमेज में कन्वर्ट कर देता है। जो जो भी हम शब्द बोलते हैं उसको इमेज में कन्वर्ट कर देता है। आप लोग आंख बंद करके चेक कर सकते हैं कि अगर आप लोगों ने आंख बंद किया और मैंने रसगुल्ला बोला तो आपको व्हाइट व्हाइट नजर आने लग जाएगा, चित्र की भांति। तो वो सबकॉन्शियस माइंड का है। तो उसी प्रकार से अगर आपने बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, थोड़ा देर के लिए मान रहे हैं, बुद्ध की उपासना कर रहे हैं, और आपने गांजा या भांग पी करके बैठ गए और चेतन मन गिर जाएगा और चेतन मन सामने आ जाएगा, तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड की खासियत बताई थी कि वो प्रोजेक्टर की भांति कार्य करता है। जैसे कि प्रोजेक्टर पीछे लगा रहता है और सामने फॉक्स मारता है और सामने वो दृश्य नजर आने लग जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से ये बुद्ध आपको सामने ऐसे प्रकट हो जाएंगे। तो आपको क्या लगेगा, हमें तो बुद्ध का दर्शन हो गया। तो कई लोग जो ढोंगी बाबा लोग हैं, वो कहते हैं हमें शिव का दर्शन हो गया, कोई कहता है हमें हनुमान के दर्शन हो गए, किसी को दुर्गा का दर्शन हो जाता है। और ऐसे ऐसे लोग भी बौद्ध धर्म में है जिन्हें बुद्ध का भी दर्शन हो गया है, कहते हैं बुद्ध हमारे सामने प्रकट हो गए थे। तो सारे के सारे उस भ्रम, इल्यूजन की वजह से पैदा होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर में दिखाता है। तो इसीलिए सम्यक ध्यान करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपको ना मंत्र जाप करने हैं, ना आपको उसमें चित्रों का स्मरण सामने लाना है, कल्पना ध्यान करनी है, ना आपको नशे का उपयोग करके ध्यान करना है। तो सम्यक ध्यान क्या है, जो सम्यक, जो एकदम से सरल है, और वो है आनापानसती योग ध्यान, जिसमें आप सहज श्वासों पे ध्यान दे रहे हैं, उसके अलावा कोई चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो खुद उस अवस्था तक ले जाएगा। एक समय ऐसा आता है जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि श्वास चल रही थी या नहीं चल रही थी, उसका भी पता नहीं चलेगा श्वासों पे ध्यान देते हुए। जब आप 1 घंटा तक जाएंगे तब, जो मैंने कहा ना कि 10 मिनट अभी करवाए, आज आप लोग को मैंने 15 मिनट करवाया, तो हर सप्ताह 5-5 मिनट जब बढ़ाते जाएंगे और 1 घंटा तक जाएंगे, तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप श्वास ले भी रहे थे। और रात्रि ध्यान के लिए क्यों मैं कहता हूं, रात्रि में ध्यान इसलिए करनी है कि जिस प्रकार से बुद्ध ने ये बातें बताई थी, एक भिक्षु ने पूछा कि रात्रि का ध्यान आप 2 टाइम ध्यान करने के लिए क्यों कहते हो, एक सुबह और एक रात में। तो बुद्ध ने अब चूंकि समझाए कैसे, कुछ चीजें देखने के बाद समझ में ज्यादा अच्छे से आता है,
तो बुद्ध ने बोला कि उस गांव में एक हलवाई है, उस जगह पे जाओ और उसके साथ में 7 दिन रहो, देखो वो क्या करता है। तो उसके पास गया और जाकर के उस होटल में रहने लग गया। वो देखता वो हलवाई सुबह में उठता, वो तो दिन भर क्या करता, खाना बनाता लोगों को खिलाता, खाना बनाता लोगों को खिलाता। 5-6 दिन ऐसे ही गुजर गया। अब उसको बुद्ध पे गुस्सा आ रहा था, कहाँ ला करके फेंक दिए। मुझे लगा कि ऐसे व्यक्ति के पास भेजेंगे जो ध्यान करता होगा। ये हलवाई तो दिन भर खाना बनाता है और खिलाता है, खाना बनाता है और खिलाता है। रात में था, सोया हुआ, तो उसने बोला बुद्ध अगर भेजे हैं तो कोई कारण से भेजे होंगे, शायद हो सकता है ये रात में कुछ और करता हो। तो रात में जग करके देखूंगा, आज भर का समय है, रात में देखूंगा। तो उसने देखा कि दिन भर का तो 6 दिन का उसने देख लिया था कि खाना बनाना और खिलाने का काम कर रहा था। उस दिन जब खाना खिलाने का काम कंप्लीट हो गया था, उस समय उसको देखने के लिए गया। तो खाना खिलाने के बाद उसने क्या किया, बर्तन धोया, सो गया। सुबह उठा, बर्तन को साफ किया और फिर खाना बनाने लग गया। अब तो वो आग बबूला हो गया और ज्यादा गुस्सा हो गया उसको कि हम सोचे थे रात में ध्यान करता होगा, तो ये तो रात में भी ध्यान नहीं कर रहा है। अब बुद्ध किसी को कहीं भेज रहे हैं तो शायद हो सकता है ध्यान ही होगा इसीलिए। अब वो तो ध्यान कर ही नहीं रहा था। जा करके बुद्ध को वो डांट रहा है, आपने मेरा 7 दिन बर्बाद कर दिया, क्यों भेजा था वहां पे आपने। तो बुद्ध ने बोला भाई साहब पहले बताओ तो सही कि देखे क्या वहां पे। तो उसने बताया वो सुबह खाना बनाता, फिर खिलाता, और फिर रात में बर्तन मांजता, और सुबह में फिर जो बर्तन धोया हुआ था उसको साफ करके फिर से खाना बनाने लग जाता। यही तो करता है। तो मैंने तुम लोग को क्या कहा था, रात्रि का ध्यान करने और सुबह का ध्यान करने। तो ठीक उसी प्रकार से ध्यान भी करना है। कैसे, तो रात्रि का ध्यान ज्यादा करना है, क्यों, क्योंकि दिन भर हम लोगों ने ज्यादा काम किए हैं, दिन भर खाना बना है ना, तो खाना बनाया तो बर्तन में ज्यादा कचरा लगा होगा, खाना में बर्तन में ज्यादा कचरा लगा रहता है ना बनने के बाद, तो उसको रगड़ के धोना पड़ता है। और रात में धो करके रख देते हैं, तो सुबह डायरेक्ट उसी में खाना बनाते हैं क्या, नहीं, फिर उसको थोड़ा सा पानी से धो देते हैं। डायरेक्ट हमने रात को जो धो करके बर्तन रखा था उसी बर्तन में सीधे लेकर के खाना नहीं बनाते, उसको थोड़ा सा पानी से धो देते हैं, सरफ से नहीं धोते, लेकिन पानी से धोते हैं। तो बुद्ध ने बताया कि दिन भर जो हम कार्य करते हैं, तो कभी हम आंखों से देख रहे हैं, मतलब 6 इंद्रियां इन्वॉल्व है। जैसे ये गाड़ी चल रहा है तो सारे इसके चीजें उसमें इन्वॉल्व रहती है, तो सर्विसिंग सबका होगा ना। तो ज्यादा सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है रात में, रात में ज्यादा सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। तो हमने कुछ देखा, सुना, तो कुछ किया, तो विचारों के मैल जम जाते हैं हमारे मन के ऊपर में, विचारों के मैल जम जाते हैं। तो क्या होगा, रात का ध्यान ज्यादा अच्छे से करो, और फिर सुबह उठो तो फ्रेश होने के बाद हल्का ध्यान भी कर लोगे तो रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। तो उसने पूछा ठीक है, ये तो समझ में आया कि रात में ध्यान करना है, ये सुबह में ध्यान करना है ये नहीं समझ में आया, क्यों करना है सुबह का ध्यान। क्योंकि हमें तो ये समझ में आ गया कि रात भर आपने ध्यान करने के लिए बोला। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, रात भर में जिस तरीके से रात में हमने बर्तन को धो करके रख दिया था, तो 4-5 घंटे में हो सकता है उस पर छिपकली भी चढ़ी हो, मच्छर चला हो, चींटी चला हो, या क्या मकड़ी चले हो, चूहा चला हो। ठीक उसी प्रकार से जब हम रात में सोते हैं, सपने भी तो आते हैं। अब अचानक से देखिएगा किसी को भूतिया सपना आया, डरावना सपना आया, किसी का मर्डर हो रहा है उसमें, किसी को सांप दौड़ा रहा है तो किसी को कुत्ता दौड़ा रहा है, तो हम डरे डरे सो करके उठते हैं ना, तो दिन भर खराब जाता है। अगर हमारा सपना खराब हो तो दिन भर खराब जाता है। और खास बात यहाँ पे समझ में आएगा सबकॉन्शियस माइंड का, जब हम सोए रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड रियल और इमेजिनेशन में कोई अंतर नहीं देख रहा है ना, तो सपना जो होता है वो रियलिटी फील होता है कि नहीं होता है। सपना रियलिटी के तौर पे फील होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को रियल और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं समझ में आता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपका हार्ट बीट तेज रहेगा, और ठीक उसी प्रकार से गला सूख रहा होगा, ठीक उसी प्रकार से आपको पसीना छूट रहा होगा, जैसे कि आप रियल में कोई व्यक्ति आपको मर्डर करने के लिए दौड़ा रहा होता है तो होता है। रियल में जब आपको कोई दौड़ाएगा तो हार्ट बीट भी तेज होगा, गले भी सूखेंगे, पसीना भी आएगा। आप तो बेड पे लेटे हुए थे,
आप तो दौड़ नहीं रहे थे तो हार्ट बीट तेज कैसे हुआ? आप दौड़ नहीं रहे थे तो पसीना कैसे छूटा? आप दौड़ नहीं रहे थे तो गला कैसे सूखा? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए रात्रि का ध्यान करना है। और रात्रि का ध्यान करने के पीछे एक और कारण है कि जैसे ही आप रात्रि का ध्यान करते हो तो जो विचार को लेकर के आप ध्यान में प्रवेश करोगे वही चीजें होंगी। तो होता क्या है कि सर्विसिंग के मोड में अगर हम जाएंगे तो अच्छे से सर्विसिंग होगा। हम रात में क्या करते हैं? सभी लोगों की आदत है, किसी एक की नहीं है। रात में आप लोगों की आदत है मोबाइल या टीवी देखते हुए सोने की। बस हो गया। जब तक मोबाइल मुंह पे ना गिर जाए तब तक सोना नहीं है। तो हम जो भी चीजें देखते हैं, चाहे वो भूतिया देख लें, चाहे आप मूवी देखते हैं, चाहे कोई भी चीजें देखते हैं, तो जो हमने विचार लिया उसी विचार के साथ हम नींद में प्रवेश करते हैं। तो वही सपना नींद में भी चलने लग जाएगा और हमारी एनर्जी बर्बाद करता है। पसीना निकल रहा है इसका मतलब एनर्जी लग रही है ना, हार्ट बीट तेज हुआ इसका मतलब एनर्जी खर्च हो रहा है ना। एनर्जी बर्बाद होगी तो सर्विसिंग कहाँ से होगा? इसीलिए जब हम ध्यान को श्वासों पे ध्यान देते हुए जब सोते हैं तो वो गहरा स्लीप में जाते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं। और खास बात यहाँ पे फिर आपको मैं समझाऊं, जो लोग भी बड़ी बीमारियों से कभी ना कभी जूझे होंगे। किन्हीं का पैर हाथ टूटा है? किसी का नहीं? बड़ी बीमारी आपको नींद की मतलब हाई डोज का एमजी का दवा चला है कभी? 500 mg का चल रहा है। तो जैसे ही हाई डोज का एमजी का दवा आप लोग लेते हैं, नींद आता होगा? नहीं आता, आदत हो गई है। अब उससे ज्यादा जैसे पैक एक एक पैक मारने वाले को 2 पैक जब तक लेगा नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता है। तब आपको भी उससे ज्यादा डोज लेना होगा तब आएगा नशा। क्या? जैसे ही देखिएगा किसी का भी हड्डी टूटता है या फिर भी बड़ी ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन तो हुआ ही होगा किसी किसी का, अगर ऐसे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो तो ठीक है, नहीं तो आता है ऐसे। हाई एमजी की दवा जैसे ही हम लेते हैं तो क्या होता है? नींद आ जाता है। नींद क्यों? वो हाई एमजी का दवा देता क्यों है? हाई एमजी का दवा देता क्यों है? आपको एक्चुअल में नींद दिलाने के लिए देता है, क्योंकि हड्डी दवा नहीं जोड़ती है। खास बात मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता है, दवा हड्डी को नहीं जोड़ता है, हड्डी ऑटोमेटिक खुद से जुड़ सकता है। अगर आपकी हड्डी टूट गई है ना तो अपने आप जुट भी जाएगी, लेकिन जुटेगी कैसे? अगर ऐसे थी और ऐसे टूट गई है तो ऐसे ही जुटेगी। डॉक्टर क्या करता है? सिर्फ यहाँ ला करके जोड़ देता है, नट बोल्ट लगा देता है, नहीं तो प्लेट लगा देता है, वो जोड़ता नहीं है। अब ये जुटता खुद है, लेकिन उस समय क्या करेगा डॉक्टर? आपको हाई एमजी का दवा देगा और जिससे कि आप स्लीप करोगे, ज्यादा से ज्यादा सोएंगे और जितना ज्यादा आप गहरी नींद में जाएंगे। सिर्फ सोना नहीं, गहरी नींद में सोना। तो कोई व्यक्ति जब वो हाई एमजी का दवा खाता है उसको सपने नहीं आते हैं। जब गहरी नींद में जाएगा तो वो जल्दी से रिकवर होता है। डॉक्टर कभी भी जो टाका लगाता है ना, वो टाका दवा से नहीं जुड़ता है, वो जुड़ तो अपने आप जाएगा। अगर चमड़ी को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो भी जुड़ जाएगा, लेकिन वो ठीक से सीक्वेंस में जोड़ करके सीता है ताकि अच्छे से जुटे, मतलब अच्छे से दिखे, जुटे नहीं। जुटना तो वो वहां से भी जुट जाएगा। फिर वो उसको ऑपरेशन के बाद भी उसको हाई एमजी का दवा देता है ताकि वो डीप स्लीप में जाए, और जितना डीप स्लीप होगा उतना अच्छे से रिकवर होगा। डीप स्लीप, स्लीप और डीप स्लीप दो अलग अलग चीजें है। सोता तो सब कोई है, लेकिन उथली उथली नींदों में, थोड़ा सा हल्ला हुआ नहीं, थोड़ा सा किसी का पैर की आहट नहीं आई, हाँ नींद की गोलियां देते हैं, हाँ, तो नींद से उठ जाता है। तो जितना डीप स्लीप होगा, जितनी गहरी निद्रा होगी, उतना ज्यादा अच्छे से बॉडी रिकवर होगा और उतना ही कम समय में होगा। देखिएगा जो लोग 8-10 घंटे 12 घंटा सो लिए फिर भी रिकवर नहीं होता है, कारण वो उथले उथले निद्रा में रहते हैं, उथले उथले स्लीप में रहते हैं, डीप स्लीप में नहीं रहते। तो रात्रि का जो मेडिटेशन है इसलिए भी है क्योंकि आप जैसे ही डीप स्लीप में जाएंगे, श्वासों पे ध्यान देते हुए, अगर आप बेड पे भी सो गए हैं तकिए पे और श्वासों पे ध्यान देते हुए सोएंगे तो इतना गहरी निद्रा में प्रवेश करेंगे कि रात में 4 घंटे के बाद नींद खुल जाएगी। क्योंकि जो 8 घंटे में बॉडी रिकवर करता है आप लोगों का नॉर्मली, वो 4 से 5 घंटे में वो रिकवर कर देता है। तो इसीलिए मेडिटेशन टाइम टेकर नहीं है, टाइम गिवर है।
अगर आपने मेडिटेशन को 1 घंटे दिया तो ये मत समझिए कि 1 घंटा मेडिटेशन से ले लिया, वो 1 घंटा आप उसको दोगे, वो 3 घंटा वापस दे देगा। जो आपको नींद 8 से 10 घंटा में कंप्लीट होती है, वो 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। जो आप पढ़ाई करके जो चीजें याद करते हो 2-3 घंटे में, वो 1 घंटे में याद हो जाएगा। तो वो मेडिटेशन टाइम टेकर नहीं है, टाइम गिवर है। तो ये हमने बताया सम्यक ध्यान के बारे में। तीसरी चीजें है इसमें सम्यक स्मृति, होश बनाए रखना। सम्यक होश, होश में तो हर कोई रहता है कि भाई हम तो होशे में काम कर रहे थे। चोर भी होश में ही काम करता है, देखता है कहीं आवाज ना आ जाए, पैर की आवाज ना आ जाए। तो चलने का तरीका भी बताया था ना मैंने, चोर कैसे चलता है। लेकिन वो बुद्धा वॉक है, चोर का वॉक नहीं है। लेकिन चलता वो ऐसा ही है जैसे बुद्ध चलते हैं। चोरी करने के लिए भी उसी चाल का उपयोग होता है जिस चाल में बुद्ध चलते थे, पंजे पे। हमने ये लोग को बताया था, किसी दिन समय मिले तो आप लोगों को भी बताएंगे। तो होश बनाए रखने का मतलब क्या होता है कि जिस कार्य को आप कर रहे हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों एक साथ में हो। जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खा रहे हैं लेकिन हम हैं मायके ससुराल में, या दोस्तों के यहाँ पे, या जॉब में, होते हैं ना। खा यहाँ रहे हैं और ध्यान स्कूल में है, खा यहाँ रहे हैं ध्यान कहीं और है, नहा रहे हैं लेकिन हम जॉब पे पहुंचे हुए हैं। तो होश का मतलब होता है कि जो आप काम कर रहे हो, एक तो सम्यक होश, मतलब एक अच्छे काम भी कर रहे हैं और उसमें भी होश में बनाए रखना है, क्योंकि चोर भी होश में ही जीता है। तो एक अच्छे कामों में होश में रहना। तो आप जो कार्य कर रहे हो, खाते समय, चलते समय, पीते समय, बात करते समय, हर समय जो आप कर रहे हो, मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे एक ही जगह प्रेजेंट रहने को ही हम सम्यक होश कहते हैं, सम्यक स्मृति कहते हैं। मतलब जो आप कार्य कर रहे हो उस समय वही मौजूद होना। नहीं तो लोग यहाँ बैठे रहेंगे, मेरी देशना सुन रहे होंगे और सोचेंगे अरे जल्दी खत्म होगा तो उधर जाते, ये करते वो करते। तो ना यहाँ होते हैं और ना वहां होते हैं, क्योंकि जब यहाँ बैठे हैं और जब खाने के बारे में सोच रहे हैं तो ना खाना आप खा रहे हैं और ना यहाँ सुन रहे हैं, तो दोनों काम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? कोई सोच रहा था ना यहाँ पे? सोच रहा था, इसीलिए मैंने बताया। तो दोनों चीजें एक साथ चल रही होती है कि हम इधर ना वहां रहते हैं और ना यहाँ रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो यहीं पे बैठ करके यहीं पे सुनिए, और नहीं तो वहां है तो फिर वो तो हो नहीं रहा है, क्योंकि आप यहाँ हो तो वहां खा नहीं सकते हो। तो जहां हो वहीं पे रहना, सम्यक स्मृति। तो ये सारी चीजें आ गई, 6 चीजें। और फिर आता है सम्यक दृष्टि, जो समाधि में आता है। सील, समाधि और प्रज्ञा, सॉरी प्रज्ञा में आता है। तो इसमें मैंने क्या बताया? सील में पहला 3, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक वाणी। समाधि में मैंने बताया सम्यक ध्यान और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति। और अब आएगी प्रज्ञा। प्रज्ञा 3 चीजों से मिलकर के बनती है। एक जो हम सुनते हैं, जैसे आप बैठ के अभी सुन रहे हो। दूसरा आता है जो हम पढ़ते हैं, और तीसरा जो हमारे अनुभव पे आता है। 3 प्रकार का ज्ञान मिलके बनता है प्रज्ञा। तो ये प्रज्ञा जागृत होने के लिए भी 2 कलाएं सीखनी पड़ती है, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का, और सम्यक जो हमारा संकल्प का, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। अब सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को समझना चाहिए। सम्यक संकल्प को पहले समझ लीजिए, सम्यक दृष्टि अंतिम में हम खत्म करेंगे। संकल्प हर कोई लेता है, संकल्प हर कोई लेता है। किसी के परिवार के साथ कुछ गलत हुआ और उसने संकल्प ले लिया कि जब तक इसको बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। ये भी संकल्प ही है। कैसे वो आगे बढ़ गया? जब तक उसको नीचा नहीं गिराएंगे तब तक कि हम रुकने वाले नहीं है। हिम्मत कैसे हुआ मेरे घर के सामने में 3 तल्ला बिल्डिंग बना देने की? तो हम क्या करते हैं, जब गलत संकल्प लेते हैं, उसको ये संकल्प लेना चाहिए था कि वो 3 तल्ला बनाया तो हमें 6 तल्ला बनाना है। नहीं, उसको 6 तल्ला बनाने पे नहीं, उसका 3 तल्ला गिराने पे ध्यान देना है। एक गांव की कहानी है जहाँ पे एक आदमी, पूरे गांव में बिजली नहीं थी, तो वो आदमी गया जाकर बाजार से जाकर के दिया खरीद करके लाया और दिया जलाया, तो उसके घर में उजाला हो गया। अब लोग क्या करें, उन लोगों के घर में उनकी पत्नियां टोकना शुरू कर दी, क्योंकि पत्नियों का नजर ज्यादा होता है, देखो तो उसका घर में दीपक जल रहा, हमारे घर में नहीं। तो अब पति लोग भी बोले अरे फिर जाना होगा बाजार, एक तो बाजार जाने में मेहनत और फिर पॉकेट पैसा खर्च करना होगा।
तो जा करके दिया खरीदने भी जाना होगा तो पैसे भी खर्च होंगे। तो लड़ पुरुषों की मीटिंग बैठी, उन लोगों ने सोचा है देखो हम सबकी पत्नियां बोल रही हैं दीपक लेके आना होगा, तो अब दूर भी बहुत ज़्यादा बाजार है, वहाँ जाने में जाना होगा, खर्च होगा, खरीदने में भी खर्च होगा, इतना काहे मेहनत करने जाए, सब मिलकर चलते हैं ना उसी का दीवा फोड़ देते हैं। ना उसके घर में रहेगा ना हमारे घर में रहेगा, तो ये काम बड़ा आसान होता है, सबने संकल्प लेकर के जाकर उसी का दिया तोड़ दिए। तो संकल्प भी ऐसा लेना जो सम्यक हो, जो अच्छी चीजों के लिए हो, जो आपके चेतना के विकास के लिए हो, कि हम जब तक डॉक्टर नहीं बन जाते तब तक हम रुकेंगे नहीं, अपनी पढ़ाई को रोकेंगे नहीं, चाहे कितनी भी घटनाएं हो जाए, चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए, हम रुकने वाले नहीं हैं। आप देखेंगे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर इसके बहुत अच्छे उदाहरण रहे हैं। एक के पिता नहीं रहे, एक की माँ नहीं रही, जब वो लोग ड्यूरिंग मैच, जब उनका मैच चल रहा था उस दौरान, लेकिन उन्होंने क्या किया, मैच ड्रॉप नहीं किया, पहले मैच को खेला, देश को जिताया और उसके बाद फिर घर पे गए, क्योंकि संकल्प लिया था उसी के लिए ना। और इस वजह से ही वो आज बहुत आगे है और उनके माँ बाप को भी सम्मान दिया जाता है, क्योंकि बेटों ने उस संकल्प को पूरा किया है। तो संकल्प भी अच्छा लेना चाहिए, ना कि किसी से बदला लेने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए। कई लोग संकल्प लेकर के लड़कियों को बर्बाद करते हैं, तुमने शादी किसी और से कर ली, जिंदगी बर्बाद करके रखेंगे। तो गलत संकल्प ले लेना, गलत चीजों के लिए संकल्प ले लेना, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को तो उसको बर्बाद करके रहेंगे, मतलब जो चीजें किसी को हानि पहुंचाने के लिए है, या वो स्वयं की हानि हो या दूसरों की हानि हो, वैसे जुड़ा हुआ कोई भी संकल्प नहीं लेना चाहिए। संकल्प लीजिए जिससे कि आपका उत्थान ऊपर की तरफ में हो। अब आती है अंतिम में सम्यक दृष्टि, जो कि 8वां कला है अष्टांगिक मार्ग का। सम्यक दृष्टि, दृष्टि तो सभी को ही है, हम देख ही रहे हैं, लेकिन फिर सम्यक क्या होता है? सम्यक वो जो जैसा है उसे देखने की कोशिश करना। सम्यक दृष्टि जरूरी नहीं है। बहुत समय क्या होता है, बहुत लोग मेरे सामने बैठते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत मीटिंगें लाखों लोगों की ले चुका हूँ। तो होता क्या है कि मैं सामने बोल रहा हूँ और सामने वाला बैठ करके, ये बात इसके हमने जो किताब पढ़ी थी उसमें पढ़ा नहीं, ये बात जो बता रहा मैंने यूट्यूब पे देखा नहीं, मेरे गुरु ने ये बात कभी बताया नहीं, मैंने ये बातें कभी सुनी नहीं। वो पीछे मेरी बातें सुनते हुए भी क्या कर रहा है, चलनी लेकर के बैठा हुआ है छाटने के लिए। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ उसे सीधे सुनने की कोशिश नहीं कर रहा, उसे भी छाटने की कोशिश कर रहा पीछे में देख करके, कि ये चीजें कभी मैंने सुनी है कि नहीं सुनी है, मेरे गुरु ने बताई है नहीं बताई है, मैंने स्कूल कॉलेज में सुना है या नहीं सुना है। तो वो छटनी और चलनी चलाने का काम कर रहा होता है और वो चूक जाता है मेरी बातों को सुनने में। तो सम्यक दृष्टि रखना है कि आप अगर अब यहाँ बैठे हो तो जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनने पे काम करो, पहले सिर्फ और सिर्फ सुनने पे काम करो, फिर यहाँ से जाने के बाद 24 घंटे लगाइए उसको सोचने पे, चिंतन और मंथन कीजिए कि मैंने जो बातें कही वो सही थी या नहीं थी। कभी कभी लोग मेरी आधी अधूरी बातें सुन करके बीच में टोक देते हैं, भंते जी यहाँ पे आपने गलत कहा। मैंने बोला भाई पहले पूरा सुन तो लो, पूरा सुनने के बाद कहते हैं कि नहीं आपने गलत नहीं कहा। आधी अधूरी सुनने के बाद आपको कैसे समझ में आएगा कि मैंने सही कहा या गलत कहा? पूरा कंप्लीट होने दीजिए, और पूरा कंप्लीट होने के बाद भी नहीं बोलना है, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है कि मेरी बातों को आप तुरंत भर में काट सको। 24 घंटा आप उसको चिंतन मंथन कीजिए कि मैंने कहाँ पे सही कहा, कहाँ पे गलत कहा, उसको पूरा चिंतन मंथन कीजिए और नेक्स्ट डे आकर के मुझसे कहिए कि आपकी बातें यहाँ पे गलत थी, तुरंत भर में नहीं। तो दृष्टि वो होती है सम्यक दृष्टि रखना, कि जो जैसा है उसे वैसा रखना। हम क्या सोचते हैं कि जब हमारे साथ कोई घटना होती है और दूसरा वाला गलत करता है और उसको पता नहीं है, किसी के बेटे को आपने, उसने गाली दिया आपको और आपने उसे पीट दिया, अब उसने जाकर के अपने पिता को कहा कि देखिए ना पिताजी मुझे उसने मारा बिना गलती के, अब वो आकर के आपको गाली देने लग जाता है, तो वहां पे आप तो ज्ञानी बन जाते हो। सुनिए भाई साहब, अभी पहले बात तो सुनिए, ऐसे डायरेक्ट से नहीं करना चाहिए। आप पहले सुनिए पूरी बातें। आपके बेटे ने पहले गाली दी तो मैंने उसको ऐसा किया, आप पहले सुनिए, आपको समझदारी नहीं है, आपको पूरी बात सुननी चाहिए थी। लेकिन जब अपने साथ होता है तब आपके बेटे को कोई मार दे तो सुनने ही नहीं है। तो ऐसा ही मेरे मोहल्ले में हुआ, मेरे ही अपने रिलेटिव में जो भैया लगेंगे, तो उनका बेटा बाहर खेल रहा था, मतलब खेल नहीं रहा था, बैठा हुआ था और मोहल्ले के लड़के खेल रहे थे।
तो वो लोग बार बार उसको बोल रहे हैं कि बाबू यहाँ से चले जाओ, चोट लग जाएगा, हम लोग खेल रहे हैं। वो लड़का जिद्दी था, गया ही नहीं, और सही में बॉल उसको लग गया तो गाली दे दिया, गाली दिया तो वो लोग एक थप्पड़ लगा दिए। गाली इसने दिया, उसके बदले में उसने एक थप्पड़ लगाया, बात खत्म हुआ। उसने जाके अपने पिताजी को कह दिया, मतलब मेरे रिलेटिव में जो भाई लगते हैं उनको, कि देखो हम वहाँ बैठे थे तो एक तो बॉल से मारा भी हमको और पिटाई भी लगाया है। भाई साहब आए हमारे और आकर के उस छोटे से बच्चे को 2-3 थप्पड़ जोर से मार दिए। अब उसको पूरा गया, सुन्न हो फूल गया था। अब उस वो बच्चा जो था गुस्सैल टाइप से था, उसने पत्थर उठा करके भाई साहब को मार दिया। मामला और बढ़ गया। मुझे कॉल आया कि आओ यहाँ पे उसको मारना है। हम तो गए मोहल्ले में, लेकिन हमको बोला गया जाके लड़के को मारने के लिए, लेकिन मैं गया जाके लड़के से बातचीत कर रहा था। तो हमारे भाई साहब मेरे विरोध में चले गए कि तुम जाकर के, हमने भेजा था उसे मारने के लिए और तुम जाकर बातचीत कर रहे थे। तो मैंने बोला हाँ, जाकर के सुन रहा था कि मामला क्या है। मामला तो पता चला कि ये बच्चों का झगड़ा था, तो तुम उसमें बीच में गए काहे को थे। तो सम्यक दृष्टि रखना, मतलब ऐसा नहीं कि जब दूसरों की बातें आती है तो हम जज बन जाते हैं, और जब अपनी बातें आती है तो एकदम नालायक जैसी हरकतें करने लग जाते हैं। तो सम्यक दृष्टि रखना हर किसी के प्रति। आप अपने बहू, बेटी और पत्नी और भाई, पति के लिए जो दृष्टि रखते हो, वही दृष्टि दूसरे के लिए भी रखना। नहीं तो दूसरे को गलत दृष्टि से देखना, दूसरे के बारे में अपशब्द बोलना और अपने लोगों के बारे में अच्छी बातें बोलना, यह सम्यक दृष्टि में नहीं आता है। सम्यक दृष्टि में से एक बातें निकलती है जिसे हम कहते हैं मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि क्या होता है? तो बुद्ध ने कई बार लोगों को कहा है कि तुम, जब लोगों ने कंप्लेन करने के लिए गए कि नहीं नहीं देखिए ना, आपका जो भिक्षु था ना, वो ना बड़ा बेकार की बातें करता है। तो बुद्ध ने बोला, मेरे यहाँ भिक्षु ने बेकार बातें की, मिथ्या दृष्टि में तो नहीं हो, तुम्हें मिथ्या दृष्टि तो नहीं हुई है। मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या होता है? गलतफहमी। लेकिन गलतफहमी को भी लोग स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे हो सकता है कभी कभी मैं ऐसी बातें बोलूं और आपको बुरा लग जाए, तो आपको ये देखना है कि मेरी बातें आपको बुरी लगी है या मेरी बातें बुरी है। दो अलग अलग चीजें होती है। मेरी बातें बुरी है, गलत है, या मेरी बातें आपको बुरी लगी है, दो अलग अलग चीजें हो सकती है। जैसे अगर मैंने चोर के खिलाफ बोला, एक जगह मैंने यहाँ गोपालगंज में मोहम्मदपुर है ना, उधर साइड में गांव में गया था, तो अंधविश्वास के ऊपर मैं बड़ा बोल रहा था और बाबाओं की कुंडली खोल रहा था। तो उस बीच में मेरे बगल में ही बैठा हुआ था काला जादू वाला तांत्रिक। अब हमको किसी ने बताया नहीं था, अब वो उठ करके गाली देना शुरू कर दिया। हमको क्या पता कि उसको बगल में गांव वाला बैठा है मेरे साथ बगल चेयर में। अब उठ करके गाली देने लगा, कार्यक्रम को होने ही नहीं दिया उसने। अब उसने क्या था, अब ये बताइए, मैं, मेरी बातें गलत थी कि ये उसको मेरी बातें गलत लगी? तो वो चेक करना होता है। जब आपको कोई बातें बुरी लगे तो आपको ये देखना है कि क्या जो बातें आपको बुरी लगी है वो आपको बुरी लगी है या उसकी बातें बुरी है। हो सकता है आपको कभी कोई घमंडी कह दे कि आप बहुत बदतमीज हो, कह दे बहुत बड़बोले हो, तो आपको गुस्सा आ जाएगा और बोलोगे सामने वाला ना ये गलत आदमी है, और जाकर 50 आदमी को भी बोलिएगा ये इससे बात मत कीजिएगा, ये सही आदमी नहीं है। सही आदमी नहीं है, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो आपके बारे में बड़ाई नहीं किया था, इसीलिए वो आपको वही बोला जो आप थे, लेकिन आपको बुरा लग गया। आप जो थे वही आपको उसने बोला, लेकिन आपको बुरा लग गया। यह है मिथ्या दृष्टि। आपको बुरा लगा, वो बातें बुरी नहीं थी। तो ये मिथ्या दृष्टि में भी नहीं फंसना चाहिए। तो यहाँ पे भी सम्यक दृष्टि के अंदर में ये मिथ्या दृष्टि का भी विषय आता है। तो ये है 8 कलाएं जीवन जीने की कला। सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक हमारा क्या बोलते हैं स्मृति। ये 8 कलाएं हैं जो जीवन जीने की 8 कलाएं हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर में आती है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। जो भी व्यक्ति इन 8 मार्गों का पालन करेगा उसका जीवन सुखमय हो ही जाएगा, और जीवन बहुत ही सरल पूर्ण से सुखपूर्ण तौर पे, आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे अगर आप उस तरीके से कर्म करते हो। तो आपके अपने भोजन पे भी ध्यान देना होता है। उस सम्यक कर्म में भोजन भी आता है
क्योंकि भोजन भी तो आप कर रहे हो ना। भोजन करने की भी कलाएँ नहीं आती है, क्योंकि सम्यक कर्म में मैंने क्या बोला कि हर चीज़ पे मैं बोल सकता हूँ, लेकिन जब मुझसे पूछा जाएगा तो, क्योंकि लाखों कर्म हैं। तो 2-3 चीज़ें मैं बता दूँ जो मैं सबको बताया हुआ हूँ, अभी 1-1 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। खाना और पीना और चलना, मुख्य 3 चीज़ें लगभग मैंने आप लोग को बताई है ना। खाने को लेकर के नहीं, क्योंकि आप लोग तो मेरे साथ कभी खाए नहीं हो सामने में। खाते समय देखिएगा जो प्रोफ़ेशनल लोगों का जो खान-पान है, प्रोफ़ेशनलिज़्म क्यों कैसे दिखता है खाने-पीने में, और नॉर्मल लोगों का खाना-पीना कैसे होता है। हो सकता है कि आप बड़े इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, ऑफ़िसर हो, लेकिन आपके खाने के तरीके से पकड़ लेगा कि ये लोग जाहिल लोग हैं। ये लोग के साथ में बैठना-उठना नहीं चाहिए। कैसे? कि जैसे ही वो बैठेगा खाने के लिए और खाना शुरू करेगा तो उसके मुँह से चप-चप की आवाज़ें आती हैं, अधिकतर लोगों की। और इतना चप-चप की आवाज़ें कि जैसे कि सूअर खा रहा होता है तो चप-चप आवाज़ आता है तो घिन आने लग जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से कई लोगों की आदतें होती हैं चप-चप करके खाने की। तो वो खाना भी जैसे बुद्ध ने जो बताया है कि निवाले को उतना ही ले जिससे कि मुँह बंद होकर के निवाला चल सके। मतलब होठ बंद रहनी चाहिए, उतना ही निवाला अंदर ले जितना में होठ बंद हो, और उसे चबाए। और जितना लगभग चबाएँगे, जैसे 32 बार कहा जाता है, तो चबाने पे क्या होगा कि जितना चबाते हैं उतना लार बनता है, और वो लार को पहले चूसना है। क्योंकि पचाने का कार्यक्रम कहाँ से शुरू होता है? मुँह से ही शुरू हो जाता है, पेट में नहीं। क्योंकि आप जब 2 बूंद पोलियो ड्रॉप पिए होंगे तो क्या पेट में जाता है? वो 2 बूंद पेट में जाएगा? जीभ डायरेक्ट सोख करके बॉडी में भेज देता है। साइनाइड जिसने जहर खाया था, पेट में गया था, पचाया, फिर मरा था क्या? वो जीभ पे डाला और मर गया। क्योंकि जीभ डायरेक्ट उसे क्या करता है, बॉडी में रक्त वाहिकाओं में भेज देता है, हमारी नसों में भेज देता है। तो हमें खाना को पूरी तरीके से पचाना चाहिए और लार उसमें निकलना चाहिए। चबा लिए, फिर रस को चूसे और फिर उस अनाज को निगलना है। तो खाने में लगभग 20 मिनट से आधा घंटा आपको लगानी चाहिए। तो देखेंगे आपको कम खाने में ही भोजन पर्याप्त हो जाएगा। शरीर ऐसा दिखता है, इसीलिए लोग बड़ा डिस्टर्ब करते हैं मुझे। कहते हैं, "भंते जी, खाना ठीक से नहीं बना था, शर्मा क्यों रहे हैं, खाते क्यों नहीं हैं?" हमें हर जगह बोला जाता है। शरीर से दिख रहा है ना, लग रहा होगा 4-5 टाइम खाते होंगे। अनाज हम 1 ही टाइम खाते हैं। 1 ही टाइम खाते हैं, फिर भी लोग बोलते रहते हैं कि और खाइए, शर्मा क्यों रहे हैं। तो थोड़ा-सा ही भोजन में आपका पेट भर जाएगा अगर आपने चबा-चबा करके अच्छे से उसे खाया तो। पानी पीने का भी आदत, डायरेक्ट अंदर जाना हमारे लिए खराबी कर सकता है, पानी भी खराबी कर सकती है। पानी को हमेशा ही लार के साथ मिला करके ले जाना चाहिए। तो 1 सिप पिए और उसे मुँह में रख करके और फिर निगलते जाएँ, लिए और निगले। ऐसे करके गटक-गटक डायरेक्ट पेट में ले जाते हैं। डालते हैं ना, एक बार में बोतल से पीते हैं या ग्लास से ऊपर से डाल करके पीते हैं तो डायरेक्ट पेट में ले जाते हैं, उसमें लार मिला हुआ नहीं रहता है, तो वो भी खराबी करता है। तो सिप-सिप कर कर के पीना चाहिए। बाकी चलना बोल करके तो सिखा नहीं सकते हैं, चलना कल किसी को सीखना होगा तो कल बता देंगे। तो ये आठों कलाएँ आप धीरे-धीरे सीखेंगे, क्योंकि चलने भी हमारा आता नहीं है। साँस लेने का तरीका बताया मैंने, पेट तक ले जाना है नाक से, गहरा। बोलिए आराम से ना, क्या दिक्कत है आराम से बोलने में? तो चलने की भी होती है, जैसे अधिकतर लोगों का जो घुटना और पीठ का प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि वो चलते समय हील को ऐसे मारता है। तो देखिएगा आप लोग जब चलते होंगे तो आवाज़ आता होगा पक्के पे चलते समय। चलते हैं तो धब, धब करके आवाज़ आता है। तो वो तरीका गलत है, जब हम इसको मारते हैं तो बॉडी का मूवमेंट अलग तरीके से होता है। चलिए दिखाई देते हैं, अब तो कोई किसी का सवाल नहीं है, खत्म करते हैं और वॉकिंग का भी बता दें क्योंकि कल समय नहीं मिलने वाला है। कल कार्यक्रम खत्म होते मैं निकल जाऊँगा दूसरी जगह।